नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ISPCS अकेडमी में। और मैं आपको जो है पॉइंटर बुक के माध्यम से मॉडर्न हिस्ट्री कवर करा रहा हूँ। देखिए, आपका PCS का नोटिफिकेशन भी आ गया, तो आपको जब GS की जो तैयारी करनी है तो उम्मीद है कि जो अच्छे स्टूडेंट होंगे तो उन लोगों की तैयारी पूरी हो गई होगी। तो इन वीडियो के माध्यम से देखिए आप रिवीजन कर सकते हैं। यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा जानेंगे नहीं, बस आपका रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि आप लोगों ने अच्छे तरीके से पढ़ रखा होगा। क्योंकि इस बुक में आपको वन लाइनर फॉर्म में दिया हुआ है, और अगर PCS और अच्छी परीक्षाओं में क्या होता है कि उसके लिए कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए। तो यहाँ पे मैं आपका देखिए रिवीजन तो करवा रहा हूँ, आपके कॉन्सेप्ट के लिए मैं अलग से वीडियो लाऊंगा। जैसे कि अभी पॉलिटी की हमारी सीरीज़ चल रही है, तो अगर किसी को पॉलिटी पढ़नी है तो वो अभी वहाँ से पढ़ सकता है। और लेकिन अगर किसी को रिवीजन करना है तो आप इस सीरीज़ के माध्यम से जुड़ सकते हैं। तो अभी मैंने आपको जो है इकॉनमी पढ़ा दी है, और एंशियंट मिडेवल हिस्ट्री भी कवर हो गई आपकी, और मॉडर्न हिस्ट्री लगभग जो है कुछ दिनों में समाप्त हो जाएगी। उसके बाद में मैं एक नया सब्जेक्ट लेकर यहाँ पर आऊँगा। तो उसके बाद जो है आप इस तरीके से देखिए, GS आप पूरी आपकी रिवीजन हो जाएगी कम समय में। मैं चाहता हूँ कि आपका पूरा रिवीजन हो जाए। तो उसी कड़ी में चलिए शुरू करते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है। तो आज का जो टॉपिक है वो है ट्रेड यूनियन एवं साम्यवादी दल के बारे में। जो भी क्वेश्चन अभी तक आए हैं, चलिए उनको हम लोग देख लेते हैं। तो आगे देखते हैं कि भारतवर्ष में 1918 में प्रथम मजदूर संघ की स्थापना की। तो प्रथम मजदूर संघ की स्थापना कब हुई थी? 1918 में। और किसने की थी? तो ये की थी BP बाडिया ने। अगला देखते हैं कि अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना ये किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी महात्मा गांधी जी के द्वारा। अगला देखते हैं कि भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। तो कौन थे अध्यक्ष? लाला लाजपत राय जी जो है इसके पहले अध्यक्ष थे। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस जो थी, इसके वर्ष 1920 में बम्बई में हुए अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो 1920 में जो अधिवेशन हुआ था इसकी अध्यक्षता की थी लाला लाजपत राय जी ने। वर्ष 1929 में नागपुर में संपन्न ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता की तो किसने की थी? ये की थी जवाहरलाल नेहरू जी ने। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय था। तो पहला भारतीय कौन था? एमएन राय। आगे बढ़ते हैं कि अक्टूबर 1920 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना के लिए ताशकंद में एकत्र हुए भारतीय समूह के मुखिया कौन थे? तो ये मुखिया कौन थे? एमएन राय जी। कानपुर षड्यंत्र मुकदमा जिस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था, तो किसके विरुद्ध था? जो साम्यवादी आंदोलन था, साम्यवादी आंदोलन के जो नेता थे उनके विरुद्ध था। कौन सा? कानपुर षड्यंत्र मुकदमा। देखिए, इस बुक के माध्यम से आप रिवीजन तो हो ही रहा है, लेकिन अन्य जो एग्ज़ाम के जो स्टूडेंट हैं, SSC वगैरह हो गया, और भी जो भी वनडे एग्ज़ाम है, तो उनके लिए यहाँ से GS आप यहाँ से पढ़ेंगे तो आपके मोस्टली क्वेश्चन MCQs जो भी आपसे पूछे जाते हैं तो आसानी से आप वहाँ पर सॉल्व कर लेंगे। और अन्य एग्ज़ाम वालों यहाँ पर आप जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं, या फिर आपका रिवीजन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं कि ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय देख लेते तो ट्रेड यूनियन जो आंदोलन हुआ था उसका टाइम पीरियड क्या था? 1926 से 1939 के बीच में। आगे बढ़ते हैं कि वर्ष 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन कब हुआ था? 1940 में। और किसके द्वारा? एमएन राय के द्वारा। सौमेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा स्थापित दल कौन था? क्रांतिकारी साम्यवादी दल। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्रांतिकारी साम्यवादी दल किसने स्थापित किया था? तो ये किया था सौमेंद्र नाथ टैगोर जी के द्वारा। अब हम लोग देखेंगे कि जो रॉलेट एक्ट आया था और जलियांवाला बाग हत्याकांड जो 1919 में हुआ था, तो इससे संबंधित अभी तक कितने क्वेश्चन और किस तरीके से पूछे जा चुके हैं। तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान रॉलेट एक्ट ने जिस कारण से सार्वजनिक रोष उत्पन्न किया था, तो वह क्या था? तो रॉलेट एक्ट में क्या था कि इसने जो था कि लोगों को बिना मुकदमा चलाए जेल भेजने के लिए अधिकृत कर दिया था, कि बिना मुकदमा चलाए ही लोगों को जेल में डाल देना, ये इसमें बात लिखी थी। रॉलेट एक्ट लाने का प्रयोजन था, तो प्रयोजन आप कह सकते हो, उद्देश्य कह सकते हो। तो क्या उद्देश्य था कि राष्ट्रीय एवं क्रांतिकारी गतिविधियाँ उस समय बहुत ही चरम पर थीं, तो राष्ट्रीय एवं क्रांतिकारी गतिविधियों को रोकना जो है इसका मुख्य उद्देश्य या फिर प्रयोजन था। रॉलेट एक्ट भारत में लागू किया गया कब? वर्ष 1919 में। तो रॉलेट एक्ट भारत में कब लागू हुआ? 1919 में। रॉलेट एक्ट का लक्ष्य क्या था? बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना और मुकदमों की सुनवाई संक्षिप्त प्रक्रिया के द्वारा करना।
आगे देखते हैं कि रॉलेट एक्ट सत्याग्रह के संदर्भ में इंफॉर्मेशन है, क्या है कि रॉलेट एक्ट अधिनियम जो था वो सेडिशन कमेटी तो की सिफारिश पर आधारित था। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सी कमेटी पर आधारित था, तो आप याद रखिए सेडिशन कमेटी थी, उसके सिफारिश पर आधारित था। और रॉलेट सत्याग्रह में गांधी जी ने होम रूल लीग का उपयोग करने का प्रयास किया था। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गांधी जी ने होम रूल लीग का उपयोग करने का प्रयास कब किया था, तो रॉलेट सत्याग्रह में उन्होंने प्रयास किया था। आगे देखते हैं कि जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ था तो उस समय भारत का वायसराय कौन था। जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ तो कौन था, लॉर्ड चैम्सफोर्ड उस समय वायसराय थे। रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया, क्योंकि इसका लक्ष्य क्या था। तो राष्ट्रीय कांग्रेस ने, जो कांग्रेस है उसने क्यों विरोध किया था, क्वेश्चन पूछा था। तो इसका इन्होंने जो है बताया था कि ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता को कहीं ना कहीं सीमित करता है। जलियांवाला बाग नरसंहार गांधीवादी सत्याग्रह से संबंधित है। तो किससे संबंधित है, रॉलेट सत्याग्रह से। अखिल भारतीय राजनीति में गांधी जी का पहला साहसिक कदम क्या था, रॉलेट एक्ट। रॉलेट सत्याग्रह जो है, देखिए रॉलेट सत्याग्रह जो था वो गांधी जी का पहला साहसिक कदम था। देखिए अगर अखिल भारतीय राजनीति में देखा जाए तो पूरे मतलब कि भारत के स्तर पर देखा जाए तो रॉलेट सत्याग्रह पहला साहसिक कदम था, जो व्यापक कह सकते हैं कि बड़े पैमाने पर पूरे भारत में जो है गांधी जी का सत्याग्रह किया गया था। और इससे पहले जो थे वो कहीं ना कहीं स्पेसिफिक प्लेस पर उन्होंने किए थे। रॉलेट एक्ट के विरोध में लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव कब दिया। देखिए जो रॉलेट एक्ट पारित किया गया था तो उसके विरोध में किसने कहा था कि लगान नहीं देने का आंदोलन अब चलाना चाहिए, तो ये किया था स्वामी श्रद्धानंद जी के द्वारा। द अनार्किकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 को सामान्य बोलचाल में क्या कहा जाता है। तो जो रॉलेट एक्ट है इसको क्या कहा जाता था, द अनार्किकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 को बोला जाता है। वह महत्वपूर्ण घटना जो जलियांवाला बाग नरसंहार के तुरंत पूर्व घटी थी। तो कौन सी घटना थी, ये थी रॉलेट एक्ट का बनना। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ कब था, तो डेट क्या थी इसकी, याद रखिएगा 13 अप्रैल 1919। जलियांवाला बाग कत्लेआम हुआ कहाँ, प्लेस कौन सा था, अमृतसर शहर था। अमृतसर कहाँ पे पड़ता है, पंजाब में। काफ़ी संख्या में लोग अमृतसर के जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को एकत्र हुए थे। देखिए जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तो जलियांवाला जो बाग था तो वहाँ पर लोग एकत्र हुए थे। तो जो एकत्र वहाँ पर सभाएं व्यक्ति कर रहे थे तो वो किस लिए सभाएं कर रहे थे, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो जो डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल जो नेता थे तो उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। तो इसी के विरोध में लोगों ने सभा की थी, कहाँ पर, जलियांवाला बाग में। और उसके बाद में जो है उनको जो है डायर ने उन पर गोली चलाने का आदेश दे दिया था। आगे देखते हैं कि 30 मई 1919 को अपना अलंकरण यानी कि ऑनर यानी कि उपाधि भारत सरकार को लौटाने वाले व्यक्ति कब थे, कौन थे, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी उपाधि लौटा दी थी। वह जिसके विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड का परित्याग किया। तो नाइटहुड की उपाधि कब इन्होंने त्याग दी थी, तो जलियांवाला बाग नरसंहार के समय। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। तो कौन सा व्यक्ति था, शंकरन नायर जी ने इस्तीफा दे दिया था। जलियांवाला कांड के विरोध में सर की उपाधि किसने त्यागी थी, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। जलियांवाला बाग नरसंहार डॉक्टर सत्यपाल का बंदी बनाया जाना तथा वर्ष 1919 का अमृतसर कांग्रेस अधिवेशन घटनाओं का सही क्रम पूछा गया। तो इसमें सबसे पहले क्या हुआ था, तो सत्यपाल जी को बंदी बनाया गया। उसके बाद में जलियांवाला बाग में जब मीटिंग हुई तो वहाँ पर नरसंहार हुआ। और उसके बाद में हुआ था 1919 का अमृतपुर कांग्रेस का अधिवेशन, बाद में सबसे हुआ था। हंटर आयोग की नियुक्ति क्यों की गई थी, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तो उसकी जाँच के लिए हंटर कमीशन नियुक्त किया गया था। जनरल डायर का नाम जुड़ा हुआ है किससे, जलियांवाला बाग की घटना से, क्योंकि इसी ने गोली चलाने का आदेश दिया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार ओ डायर को लंदन में मार डाला। तो लंदन में किसने मार डाला था, ऊधम सिंह जी ने मार डाला था। जलियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप लिखने का कार्य किसको सौंपा गया था, तो जांच समिति गठित हुई थी, जो उसकी रिपोर्ट थी उसका प्रारूप लिखने का कार्य महात्मा गांधी जी को सौंपा गया था। वर्ष 1919 में जघन्य जलियांवाला बाग कांड के समय भारत का वायसराय था, तो कौन था, लॉर्ड चैम्सफोर्ड था उस समय वायसराय।
वह घटना जिसे मॉन्टेग्यू ने निवारक हत्या के नाम से विशेषीकृत किया। तो निवारक हत्या के नाम से किसे विशेषीकृत किया? जलियांवाला बाग नरसंहार को। वह एक्ट जिसके कारण सार्वजनिक रोष की लहर उभरी, फलस्वरूप जलियांवाला बाग में ब्रिटिश के द्वारा जनसंहार की घटना घटी। तो द रॉलेट एक्ट के द्वारा ये सब हुआ था। अब हम लोग जो है खिलाफत आंदोलन पर आ जाते हैं। खिलाफत आंदोलन के बारे में अभी तक जो भी क्वेश्चन पूछे गए तो हम लोग चलिए देख लेते हैं। तो खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ किया था, तो क्वेश्चन पूछा गया था किसने प्रारंभ किया? शौकत अली और मोहम्मद अली के द्वारा इसका प्रारंभ हुआ था। खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेताओं में से थे कौन थे? मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली। आगे बढ़ेंगे कि खिलाफत आंदोलन के मुख्य उद्देश्य थे। तो इसका क्या मुख्य उद्देश्य था? भारत के मुसलमानों में ब्रिटिश विरोधी भावना उत्पन्न करना और ऑटोमन साम्राज्य की रक्षा और खिलाफत का रक्षण करना। वर्ष 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष किसको चुना गया था? तो ये चुना गया था महात्मा गांधी जी को। महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया। क्यों किया था? कि गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहा था। वह जिसने खिलाफत आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों की एकता के एक ऐसे अवसर के रूप में दिखा जो 100 वर्ष में भी पुनः प्रस्तुत नहीं होगा। तो ये अवसर किसको दिखा था? ये दिखा था महात्मा गांधी जी को। खिलाफत आंदोलन के दौरान जो है हाजी उल मुल्क की पदवी त्याग दी थी किसने? हकीम अजमल खान जी ने। वह जिसने गांधी जी को सावधान किया था कि मुस्लिम धार्मिक नेताओं और उनके अनुयायियों के कट्टरपन को प्रोत्साहित ना करें। तो ये बात किसने कही थी? मोहम्मद अली जिन्ना ने कही थी गांधी जी को। मोहम्मद अली, शौकत अली, अबुल कलाम आज़ाद, M.A. जिन्ना यानी मोहम्मद अली जिन्ना में से महात्मा गांधी की खिलाफत आंदोलन में भागीदारी की भर्त्सना किसने की थी? तो ये की थी मोहम्मद अली जिन्ना जी ने। खिलाफत आंदोलन का जो है परिणाम था, क्या परिणाम था? हिंदू मुस्लिम मतभेदों में कमी आई थी इसके द्वारा। वह व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से जो है हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिया था। तो जामा मस्जिद से किसने भाषण दिया था? स्वामी श्रद्धानंद जी ने। आगे देखते हैं कि कांग्रेस के खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया। मुख्यतः कांग्रेस ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया था। किस लिए? मुख्यतः जो है खलीफा की पुनः स्थापना के लिए, मुसलमानों की सहानुभूति प्राप्त करने के लिए। जवाहरलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय, मोहम्मद अली तथा स्वामी श्रद्धानंद में से खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। तो किसने नहीं किया था? मदन मोहन मालवीय जी ने समर्थन नहीं किया था। वर्ष 1920 की खिलाफत कमेटी की सभा जिसने गांधी जी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया था, तो वह कहाँ पर हुई थी? वह हुई थी इलाहाबाद में। देखिए ये जो है इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए। जो एचिंसन जो है ब्रिटिश जो थे, तो इस कथन के संबंध में ये उन्होंने किस घटना के टाइम पीरियड में कहा था? तो ये इन्होंने जब खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन हुआ था तब इन लोगों ने ये बात कही थी। तब इन्होंने ये बात कही थी कि यही जो टाइम पीरियड था जिसमें हम हिंदू और मुसलमानों को भिड़ा नहीं सकते थे। वर्ष 1921 का जो मोपला आंदोलन शाखा थी तो वो किससे जुड़ी हुई थी? ये जुड़ी हुई थी खिलाफत आंदोलन की। अब हम लोग असहयोग आंदोलन से जुड़े हुए क्वेश्चन चलिए देख लेते हैं। वर्ष 1920 के नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग के प्रस्ताव को पारित किया था। तो किसने किया था? CR दास जी ने पारित किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहला असहयोग आंदोलन शुरू किया था। तो असहयोग आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था? 1920 में। महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन, इसको आप याद रखिएगा कि ये प्रथम जन आंदोलन भी था। कौन था? असहयोग आंदोलन। आगे बढ़ते हैं कि खिलाफत का प्रश्न, नमक कानून, पंजाब में अत्याचार, रॉलेट एक्ट में से वह कारण जो असहयोग आंदोलन का प्रारंभ करने का कारण नहीं था। तो जो नमक कानून था वो इसको प्रारंभ करने का कारण नहीं था। नमक कहाँ पर था? सविनय अवज्ञा आंदोलन में। एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी ने कब दिया था? असहयोग आंदोलन के समय इन्होंने दिया था कि एक वर्ष में स्वराज। 1919 के सुधारों की भारतीयों की आकांक्षा को पूर्ण करने में असफलता के साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने स्वराज अथवा स्वशासन हेतु आंदोलन किया था। तो महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में ये आंदोलन हुए थे। असहयोग आंदोलन संबंधित नहीं है। तो इस आंदोलन की जो
आंदोलन जो है संबंध में सही है। तो सही इन्फॉर्मेशन हम लोग देखते हैं कि इस आंदोलन की अवधि वर्ष 1920 से 1922 तक चली थी। तो असहयोग आंदोलन जो है 1920 से लेकर 1922 तक चला था। एक वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति जो है इसका लक्ष्य था। तो इसका लक्ष्य क्या था? एक वर्ष के भीतर स्वराज प्राप्त करना। इसमें बहिष्कार की योजना भी शामिल थी। गांधी जी के असहयोग आंदोलन में लोगों को शराब से परहेज करने का आग्रह किया था। तो और क्या हुआ था कि फलस्वरूप सरकार के राजस्व में भारी कमी आई थी। एक प्रदेश की सरकार ने लोगों को फिर से शराब पीने को प्रेरित करने के लिए प्रमुख व्यक्तियों की एक सूची प्रसारित की थी जो शराब पीते थे। उस प्रदेश का नाम क्या था? तो उस प्रदेश का नाम था बिहार। असहयोग आंदोलन से क्या हुआ था कि कांग्रेस सर्वप्रथम जन आंदोलन बन गया था कांग्रेस। तो उसके बाद में क्या, हिंदू मुस्लिम एकता में वृद्धि हुई थी। जनता के मन में ब्रिटिश शक्ति का जो भय था वो भी कहीं ना कहीं हट गया था या कम हुआ था। ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया था, तो वो कौन सी थी? कैसर हिंद की उपाधि। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कैसर हिंद की उपाधि कब लौटाई थी? तो ये लौटाई थी असहयोग आंदोलन के समय में। महात्मा गांधी, मदन मोहन मालवीय, तेज बहादुर सप्रू और चित्तरंजन दास में से असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत किसने छोड़ी? तो ये CR दास ने छोड़ी थी। अपनी वकालत उन्होंने अपनी छोड़ दी थी। बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, मोतीलाल नेहरू तथा चित्तरंजन दास में से वह नेता जिसने असहयोग आंदोलन को समर्थन दिया परंतु इसके परिणाम नहीं देख सका। तो कौन था? बाल गंगाधर तिलक जी। राहुल सांकृत्यायन 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे। तो कहाँ पर सक्रिय थे? छपरा में, बिहार में। चौरी चौरा कांड की वास्तविक तिथि क्या थी? 4 फरवरी 1922। चौरी चौरा स्थित कहाँ पर है? गोरखपुर जनपद में। तो जो गांधी जी का असहयोग आंदोलन था वो चौरी चौरा घटना में जो हिंसा हुई थी उसके बाद में ही गांधी जी ने उसको वापस ले लिया था। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस कब लिया था? तो चौरी चौरा कांड के कारण। असहयोग आंदोलन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। चौरी चौरा घटना के समय महात्मा गांधी थे कहाँ पर? तो ये थे बारदौली में। असहयोग आंदोलन वर्ष 1920 में प्रारंभ हुआ था और ये समाप्त कब हुआ था? 1922 में समाप्त हो गया था। दिल्ली में 24 फरवरी 1922 को आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में असहयोग आंदोलन वापस लेने के लिए गांधी जी के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। किसके द्वारा? डॉक्टर मुंजे ने। असहयोग आंदोलन के स्थगन संबंधी घटनाओं का सही क्रम हम लोग देख लेते हैं। तो जो स्थगन हुआ था उससे जुड़ी हुई घटनाएं हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले क्या हुआ था? चौरी चौरा में पुलिस का गोलीकांड हुआ। उसके बाद में पुलिस के द्वारा गोलीकांड हुआ। उसके बाद में उग्र भीड़ के द्वारा पुलिस थाने को जला दिया गया था और जलाने के बाद में गांधी जी के द्वारा आंदोलन स्थगित कर दिया गया था और गांधी जी को उसके बाद में गिरफ्तार कर लिया गया था। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? स्वामी विद्यानंद जी ने। घटनाओं का सही क्रम देख लेते हैं। तो चौरी चौरा कांड हुआ, उसके बाद में बारदौली प्रस्ताव लाया गया और असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया। 1923 से 28 के काल में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी गतिविधियों की पुनरावृत्ति का कारण क्या था? तो गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन कर दिया गया जिसके बाद में क्रांतिकारी एक्टिव हो गए थे कहीं ना कहीं। वह जिसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी जो वस्त्र हैं उनको जलाए जाने पर महात्मा गांधी को लिखा था कि यह निष्ठुर बर्बादी है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को लिखा था कि आप जो विदेशी वस्त्रों को जला रहे हैं ये कहीं ना कहीं निष्ठुर बर्बादी है। काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ, जामिया मिलिया तथा काशी हिंदू विश्वविद्यालयों में से असहयोग आंदोलन जो कि 1920-22 के दौरान हुआ था स्थापित की गई थी। तो असहयोग आंदोलन के दौरान क्या स्थापित किया? काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ और जामिया मिलिया विद्यापीठ स्थापित की गई थी। किसके समय में? जब असहयोग आंदोलन हुआ था तब। वर्ष 1921-22 के असहयोग आंदोलन का मुख्य प्रतिफल क्या था? तो मुख्य प्रतिफल था हिंदू मुस्लिम की एकता। मैचिंग का क्वेश्चन चलिए देख लेते हैं। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। 1909 में मार्ले मिंटो सुधार हुआ था। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था। अगला क्वेश्चन भी मैचिंग का है। दिसंबर 1929 में क्या हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी हुई थी। 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन का प्रारंभ हुआ था और अप्रैल 1919 में रॉलेट एक्ट पारित हुआ था। अगला देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि कथन है कि महात्मा गांधी के द्वारा 1922 में असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया था। तो क्यों स्थगित किया गया था? चलिए कारण, इसमें क्या कारण दिखा रहा है कि इस स्थगन का CR दास एवं मोतीलाल नेहरू ने विरोध किया। देखिए विरोध तो किया था लेकिन जो दोनों ही कथन भी सही है, कारण भी सही है, लेकिन
जो स्थगित था इसका कारण क्या था? इसका कारण तो चौरी चौरा की घटना थी। तो यहाँ पे क्या है कि ए और आर दोनों सही है, परंतु व्याख्या सही, डेफिनेशन नहीं यहाँ पर सही है। जो रीज़न दिया गया वो रीज़न व्याख्या सही नहीं कर पा रहा है। असहयोग आंदोलन के दौरान वह व्यक्ति जिसने पटना कॉलेज छोड़ा था जब उसकी परीक्षा के केवल 20 ही दिन बचे थे, तो कौन था? जेपी, जिनको नारायण बोला, जयप्रकाश नारायण। असहयोग आंदोलन विरोधी सभा की स्थापना की थी, किसने की थी? पुरुषोत्तम दास, ठाकुर दास और जमुना दास, द्वारका दास, कावस जी जहांगीर, पी सेठना एवं शीतलवाड़ आदि के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। चलिए अब हम लोग स्वराज पार्टी को भी चलिए आज ही देख लेते हैं। तो स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था? 1923 में। इससे जुड़ी इन्फॉर्मेशन देखते हैं कि भारत में स्वराज पार्टी की स्थापना जिन कारणों से की गई थी तो वह क्या था, क्यों इसका गठन हुआ ही क्यों था? तो गांधी जी के द्वारा जब असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया था तो काउंसिलों में प्रवेश कर तथा उन्हें काम न करने देने पर 1919 के भारत शासन, देखिए क्या हुआ था कि काउंसिल में प्रवेश करके जो है स्वराज पार्टी के जो मेंबर थे वो चाहते कि काउंसिल में प्रवेश करने के बाद में जो उनको काम नहीं करने देंगे, किसको? जो ब्रिटिशर्स हैं उनको काम नहीं करने देने 1919 के भारत शासन अधिवेशन का उच्छेदित करना इसमें शामिल था। स्वराज पार्टी का निर्माण करने के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्याग पत्र किसने दिया था? CR दास जी ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्याग दे दिया था। उसके बाद में इन्होंने स्वराज पार्टी का गठन हुआ था। स्वराज पार्टी का गठन किसकी असफलता के बाद में हुआ था? तो असहयोग आंदोलन असफल हो गया था, तो उसके बाद में स्वराज पार्टी का गठन हुआ था। तो मोतीलाल नेहरू और CR दास के द्वारा वर्ष 1923 में गठित पार्टी का नाम क्या था? स्वराज पार्टी। तो किसने की थी गठित? मोतीलाल नेहरू एवं CR दास के द्वारा। मोतीलाल नेहरू स्वराज दल के नेता थे। श्रीनिवास अयंगर, चित्तरंजन दास, विट्ठल भाई पटेल तथा सी राजगोपालाचारी में से दल में नहीं था। तो इनमें से कौन दल में शामिल नहीं था? सी राजगोपालाचारी जी इसमें शामिल नहीं थे। मोतीलाल नेहरू, CR दास, NC केलकर तथा राजेंद्र प्रसाद में से स्वराज पार्टी से संबंधित नहीं थे। तो कौन नहीं थे? राजेंद्र प्रसाद जी इससे जुड़े हुए व्यक्ति नहीं थे। बिहार में स्वराज दल का गठन किया था, किसने किया था? श्री कृष्ण सिंह जी ने किया था। आगे बढ़ते हैं कि घटनाओं का सही कालक्रम है, देख लेते हैं। सबसे पहले हुआ था लखनऊ समझौता, उसके बाद में हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड, फिर बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई थी और उसके बाद में हुआ था स्वराज दल का गठन या फिर स्थापना। देखिए इन सब की आप लोग डेट अगर आप याद रखेंगे तो आप मैच करने में जो ऑर्डर में लगाने को आता है तो आप आसानी से लगा लेंगे। तो इन सब की डेटें जो हैं आप लोगों को याद होनी चाहिए। मैंने आपको पिछले लेक्चर में एक एक करके सभी की डेट बताई हुई है। स्वतंत्रता पूर्व भारत में वह व्यक्ति जिसने केंद्रीय विधानसभा में स्वराज दल का समर्थन किया था, तो कौन था? मोहम्मद अली जिन्ना जी। देश बंधु के नाम से प्रसिद्ध थे, कौन? चित्तरंजन दास जी। स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं, ये प्रसिद्ध सूत्र की घोषणा किसने की थी? तो ये की थी CR दास जी ने। कांग्रेसी नेता के द्वारा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट की निंदा करने पर कई नरमपंथियों ने पार्टी को छोड़कर गठन किसका किया था? तो एक नई पार्टी कौन सी बनाई थी? इंडियन लिबरल फेडरेशन पार्टी। 16 दिसंबर 1922 को इंडिपेंडेंट पार्टी बनाने का निर्णय लिया था, किसने निर्णय लिया था? मदन मोहन मालवीय जी और मोतीलाल नेहरू जी ने। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रथम भारतीय अध्यक्ष यानी स्पीकर कौन था? तो ये थे विट्ठल जे भाई पटेल। आगे देखते हैं कि वे राष्ट्रीय नेता जो वर्ष 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में अध्यक्ष निर्वाचित हुए, तो कौन हुए थे? विट्ठल भाई पटेल जी। तो साइमन कमीशन का जो हमारा चैप्टर है इसको हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहे होंगे। अगर वीडियो पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए। कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं या फिर वीडियो को रिव्यू भी दे सकते हैं, आपकी वीडियो किस तरीके का बन रहा है, क्वालिटी कैसी है, आपको समझ में आ रहा है, चीज़ें समझ में आ रही हैं। अगर कोई चीज़ दिक्कत है तो आप वो भी कमेंट करके बता सकते हैं। और इसी तरीके के वीडियो अगर आपको और भी चाहिए तो हमारी जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट दे दी जाती है, आप वहाँ से पूरी हिस्ट्री कवर कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।